सो टॉपिक नंबर हमने स्टार्ट किया था 37। टॉपिक नंबर 37। कॉपर क्या है? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि कॉपर क्या होता है, ठीक है, और कॉपर की टाइप कितनी है एंड कॉपर की प्रॉपर्टीज क्या है। सो कॉपर क्या था? एक कॉपर है एक नॉन फेरस मेटल होता है। कॉपर इज ए नॉन फेरस मेटल, ठीक है। टाइप्स की बात करें, टू टाइप्स। हाँ जी, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? इलेक्ट्रोलाइट कॉपर और कॉपर। डिनोट किससे करते हैं इसको? Cu से, ठीक है। एंड सेकंड इज डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर। 99.9% क्या है ये? प्योर कॉपर। 99.9% इसमें क्या होता है? प्योर कॉपर है। एंड 0.001 से 8% इसमें क्या है? क्लियर है? यस सर। तो ये जो कॉपर है नॉन वेल्ड नहीं कर सकते, ये होता है नॉन वेल्डेबल। फिर इस नॉन वेल्डेबल को वेल्डेबल बनाने के लिए और यूजेबल बनाने के लिए हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के अंदर क्या ऐड कर देते हैं? फास्फोरस ऐड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के अंदर हम फास्फोरस ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा? और इसमें ऐड करेंगे हम फास्फोरस, जिसको हम इसे डिनोट करते हैं। तो कॉपर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के अंदर अगर क्या मिला हुआ है? फास्फोरस मिला हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर। तो जो भी हम कॉपर इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के लिए या कोई भी चीज बनाने के लिए, तो कौन सा कॉपर होता है? डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर होता है। तो इसको हम वेल्ड कर सकते हैं, वेल्डेबल मशीनेबल बन जाता है, ठीक है। सर इसमें फास्फोरस कितने परसेंट होता है? क्या फास्फोरस डिपेंड करेगा, अलग अलग तरह का है, 2% 3%, उसके हिसाब से अलग अलग डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर के भी आगे फर्दर टाइप आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़े इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहले हम बात करते हैं इसके कलर की, ठीक है। कैसा कलर होता है? रेडिश कलर होता है। रेडिश कलर मतलब आपको थोड़ा लाल कलर दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब क्या है इसका? बिजली और ये बिजली और हीट का अच्छा चालक होता है। इसमें बिजली की धारा और टेम्परेचर को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर्टी नंबर 4, हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। जंग से लड़ने की क्षमता, उसकी क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। प्रॉपर्टी नंबर 5, डेंसिटी
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या बोल रहे हो? सर ये ठंडी और गर्म अवस्था में अपना डक्टिलिटी मशीनिबिलिटी और मशीनेबल मैलाबिलिटी एंड कोल्ड कंडीशन। एक्सीलेंट डक्टिलिटी मशीनेबिलिटी मैलेबिलिटी एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी डक्टिलिटी इन हॉट एंड हॉट एंड ओल्ड कंडीशन ओल्ड कंडीशन। मतलब कॉपर अपनी मशीनेबिलिटी बरकरार रखता है हॉट कंडीशन में और कोल्ड कंडीशन के अंदर। ठीक है, मशीनेबिलिटी वही आपको बताया बार बार, इसको काटने की योग्यता। ठीक है, काटने की, बेंड करने की, इसको खींच के कोई शेप देने की। ठीक है, जो भी प्रोसेस होते हैं हमने मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, या अगर मशीनिंग प्रोसेस तो बेसिकली है कि हम मेटल को रिमूव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली अगर हम किसी चीज की शेप चेंज करते हैं, सिंपली इसको बेंड करना हो गया, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मिंग, उसे फॉर्मिंग बोलते हैं। तो एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी एंड फॉर्मिंग या फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी का मतलब हो जाएगा इसको हम किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, उसे बोलेंगे हम फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, बगैर मेटल को काटे, बगैर मेटल को ऐड किए अगर हम उसकी शेप को चेंज करते हैं, बेंड करते हैं, तो उसे फॉर्मेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और कोई था इसके अंदर? ठीक है, सो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं आगे वेल्डिंग मेथड्स। तो वेल्डिंग मेथड में हम सबसे पहले बात करते हैं एज के प्रिपरेशन की। एज को हम कैसे तैयार करेंगे? सो जितने भी टाइप के ज्वाइंट है जिनमें होगा कौन सा वेल्ड? फिलेट वेल्ड होगा। तो आप एज प्रिपरेशन कैसी रखेंगे? एज कैसे बनाएंगे? स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बट वेल्ड के केस में या ग्रूव वेल्ड के केस में हमें क्या करना पड़ता है? या तो ग्रूव बनाने पड़ेंगे और या हमें कोई शेप देनी पड़ेगी ग्रूव के लिए। ठीक है, सो फॉर ग्रूव वेल्ड्स या कौन से वेल्ड? बट वेल्ड के लिए एज प्रिपरेशन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले होगा थिकनेस ऑफ मेटल। थिकनेस ऑफ मेटल। लेकिन हमें पता है मेटल कौन सी है? कॉपर है। थिकनेस किसमें मापते हैं? mm में। थिकनेस कैसी होगी या थिकनेस के अकॉर्डिंगली हम उसकी एज प्रिपरेशन कैसे करें? थिकनेस के बाद सेकंड जो कॉलम होगा वो क्या होगा? एज प्रिपरेशन का होगा एंड रूट नोजल साइज नंबर, गैस फ्लो रेट को आप सेम रखेंगे। फ्लक्स, ठीक है, जो आपको लिखवाया गया है। क्लियर है? फ्लक्स का साइज नंबर एक बढ़ा रखेंगे सर ऊपर में। नोजल साइज नंबर मतलब जो भी आपको माइल्ड स्टील के लिए डाटा लिखवाया गया है सेम आप यूज करेंगे। ठीक है, फ्लक्स यूज नहीं होगी सर? लिखवाएंगे आगे। अच्छा, फ्लक्स, फिलर रोड सारा कुछ लिखवाएंगे। सो पहले है अप टू 1.2। चलिए, थिकनेस आपको पता है कि किस में लेते हैं? थिकनेस किस में लेंगे? mm में लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है 1.2 mm। तो आपको पता है कि अगर मेटल की थिकनेस
बहुत ही कम होती है, तो हम उसके लिए ग्रू तो बना नहीं सकते, सिंपली हम क्या बनाते हैं उसके लिए फ्लेंज बनाते हैं। और जहां हम फ्लेंज बनाते हैं वहां पे हम रूट गैप नहीं रखते हैं, तो रूट गैप क्या हो जाएगा? नो। एन, ठीक है, एंड ये आप NIL लिख लीजिए, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। 1.5 से लेके अगर 2.5 होगा तो एज प्रिपरेशन कैसी करेंगे? कैसी एज प्रिपरेशन करेंगे? एज के को क्या बनाएंगे? स्क्वायर बनाएंगे। और रूट गैप कितना रखेंगे? रूट गैप रखेंगे 50% ऑफ टी, मतलब मेटल की जितनी थिकनेस है उसका 50%। एग्जांपल के लिए अगर 2.0 है तो रूट गैप होगा 1.0, ठीक है। 2.5 से 16 mm तक, 2.5 से लेके 16, अगर 16 mm तक मेटल की थिकनेस है तो उसके लिए हमें पता है क्या बनाना पड़ेगा? वी ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वी ग्रुप बनाना पड़ेगा। और वी ग्रुप बनाएंगे 80 से लेके 90 डिग्री में, ठीक है। रूट गैप कैसे रखेंगे? तो इस केस में हम रूट गैप बेसिकली 1.5 से लेके और 5.0 तक रखते हैं जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे 2.5 है, इससे ज्यादा तो 1.5 से शुरू करके एंड लास्ट जब 16 तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो हम क्या रखते हैं? रूट गैप को 5 रखते हैं। इसके अलावा अगर ये ग्रेटर देन 16.0 भी हो, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डबल वी ग्रुप बनाने पड़ेंगे। और कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। अगेन यही चीज हम क्या रखेंगे? सेम, मींस डिपेंड करेगा 16.0 है तो रूट गैप 5.0 होगा, ग्रेटर देन 16.0 रूट गैप होगा 5.0। क्या? हाँ, रूट गैप का में ही है। बेसिकली जितने भी पैरामीटर हैं हम यूज करते हैं, मेटल की लेंथ, ब्रेथ जो भी है, थिकनेस, ठीक है, रूट गैप, ये सारा हम mm में ही कंसीडर करते हैं। क्लियर है? उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपर की वेल्डिंग के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे फिलर वायर कैसा होगा, ठीक है, टाइप ऑफ फ्लेम कैसी होगी, वेल्डिंग टेक्निक हम कौन सी यूज करेंगे, ठीक है, फ्लक्स कौन सा होगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉपर वेल्डिंग ये हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स important points about copper welding by oxyacetylene gas, ठीक है। ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग से जब हम कॉपर की वेल्डिंग करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, वो क्या क्या है? नंबर 1 इज टाइप ऑफ क्लीनिंग। कॉपर की शीट की क्लीनिंग किस तरह से करेंगे हम, ठीक है। कॉपर की शीट को जब क्लीन करना हो तो उसको क्लीन कैसे करेंगे हम? अगर तो उस पे डर्ट क्या होगा?
धूल मिट्टी के कण होंगे, तो उसके लिए होगी मैकेनिकल क्लीनिंग। मतलब आप इसका इस्तेमाल करेंगे वायर ब्रश का। ठीक है, अगर हो ऑयल या कोई ग्रीस के पार्टिकल या कोई पेंट के पार्टिकल हो तो उसके लिए की जाती है केमिकल से क्लीनिंग, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल क्लीनिंग। केमिकल क्लीनिंग के लिए हमारे पास कोई भी केमिकल हो सकता है, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन हो सकता है, HCl का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, फिलर वायर। फिलर वायर कॉपर की वेल्डिंग के लिए जो हम फिलर वायर यूज करेंगे, ठीक है, वो होगा कॉपर प्लस सिल्वर का एलॉय। मतलब एलॉय किसका है? कॉपर का ही है, लेकिन मिक्सचर किसका है? कॉपर के साथ क्या मिला होगा? सिल्वर मिला होगा। ठीक है, एंड एक चीज आप इसमें और ऐड करना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर वायर इज हमेशा क्या होगा? ऑलवेज लेस देन बेसमेंट। मतलब जितना बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है उससे क्या रखेंगे? कम रखते हैं। नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपर की वेल्डिंग के लिए फ्लक्स किस तरह का होगा? कॉपर की वेल्डिंग के लिए जो हम फ्लक्स यूज करेंगे उस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बोरेक्स पाउडर। ठीक है, बोरेक्स सुहागा बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका? मतलब ये किस किस का मिक्सचर है? तो Na क्या है? सोडियम। B क्या है? बोरोन। O क्या है? ऑक्सीजन। एंड कुछ मात्रा में क्या है? पानी। यस। 10H2O लिखा है या डेल्टा लिखा है? डेल्टा कहाँ है? डेल्टा तो लिखा ही है। 10 है वो। 10 है। यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना। हो सकता है किसी बुक में यहाँ 7 लिखा हो सकता है किसी बुक में 5 लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। Na2B4O7 एंड H2, ये चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ 7 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? बोरेक्स का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका फॉर्मूला बताइए क्या। इससे हाइड्रोजन क्यों चेंज नहीं हो जाएगा? क्या? अरे पानी का हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स होंगे कम नहीं हो जाएंगे? अरे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में कम बहुत पेस्ट तो हम फ्लक्स के बारे में और चीजें पढ़ेंगे, कितने टाइप के फ्लक्स अवेलेबल हैं, कौन सी फॉर्म में है, उसको एप्लीकेशन मतलब उसको अप्लाई करने का मेथड क्या है। ठीक है, तो एक दो टॉपिक हम पहले कर लेते हैं, कॉपर की वेल्डिंग, ब्रास की वेल्डिंग, स्टेनलेस स्टील की, उसके बाद हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्लेम। फ्लेम हम कौन सी टाइप की रखेंगे कॉपर की वेल्डिंग के लिए? तो फ्लेम हम रखेंगे न्यूट्रल। कौन सी फ्लेम रखेंगे? न्यूट्रल फ्लेम रखेंगे। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? एंड अगर हम
कार्बोराइजिंग फ्लेम रखेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? बेसिकली यूज कौन सी करते हैं हम? न्यूट्रल फ्लेम। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। एंड कॉपर को क्या बना देगा? वो ब्रिटल बना देगा। एंड मेक्स इट ब्रिटल। कॉपर ब्रिटल। क्या बना देगा? उसको ब्रिटल बना देगा। अगर हम यूज करेंगे कार्बोनाइजिंग फ्लेम तो जो हम वेल्डिंग करेंगे वो बनेगा कौन सा वेल्ड? पोरस वेल्ड। मतलब जैसे उसमें डिफेक्ट होंगे कौन से? पोरोसिटी, ब्लो होल जैसे डिफेक्ट होंगे अगर हम यूज करेंगे कार्बोनाइजिंग फ्लेम का। इसीलिए कॉपर की वेल्डिंग के दौरान बायऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग हम न्यूट्रल फ्लेम का ही इस्तेमाल करेंगे। क्या कॉपर की वेल्डिंग के लिए उसको प्री हीट करने की जरूरत होगी? क्या कॉपर की वेल्डिंग के लिए उसको प्री हीट करने की जरूरत होगी? यस, उसको प्री हीट करने की जरूरत होगी एट टेम्परेचर, प्री हीटिंग टेम्परेचर 200 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कहें 200 से लेके 250 डिग्री, या फिर जब तक कॉपर का कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। कौन सा कलर हो जाए? ब्लू कलर हो जाए। तब तक हम उसको क्या करते हैं? प्री हीट करते हैं वेल्डिंग करने से पहले। वेल्डिंग टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करेंगे? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कितनी टेक्निक होती है? दो। कौन कौन सी? लेफ्ट वार्ड और राइट वार्ड। आप प्रैक्टिस कर रहे थे कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं? लेफ्ट वार्ड। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक स्टील के केस में कितने एमएम तक यूज करते हैं? लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग 5 एमएम। ठीक है, और राइट वार्ड अबव 5। तो कॉपर की वेल्डिंग के लिए अप टू 3.5 mm, कॉपर की वेल्डिंग के लिए अप टू 3.5 mm लेफ्ट वार्ड टेक्निक होगी। ठीक है, एंड ग्रेटर देन 3.5 या ग्रेटर देन 4.0 कौन सी टेक्निक होगी? कौन सी टेक्निक होगी? राइट वार्ड टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। .5 mm तक की शीट के लिए लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक एंड ग्रेटर देन 4 mm के लिए राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको ऐसे ही याद रखेंगे। एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। पहला है टाइप ऑफ क्लीनिंग। अगर डर्ट है तो उसको वायर ब्रश की सहायता से साफ करते हैं, जिसको मैकेनिकल क्लीनिंग बोलते हैं। अगर कॉपर पे ऑयल, ग्रीस या पेंट के पार्टिकल्स हैं तो उसको केमिकल से क्लीन करते हैं। वो केमिकल कौन सा हो सकता है? NaCl का सॉल्यूशन या HCl हो सकता है। इसकी सहायता से हम उसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। फिलर वायर किसका मिक्सचर होगा? कॉपर एंड सिल्वर का। और फिलर वायर का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? बेस मेटल से कम होता है। फ्लक्स कौन सा यूज करेंगे? बोरेक्स यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा Na2B4O7H2O। टाइप ऑफ फ्लेम कौन सी होगी? न्यूट्रल। अगर ऑक्सीडाइजिंग यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा और वेल्ड को क्या बना देगा? ब्रिटल बना देगा। अगर कार्बोनाइजिंग यूज करेंगे तो वेल्ड क्या बनेगा? पोरस। क्या कॉपर की वेल्डिंग के लिए उसको प्री हीट करना पड़ेगा? Yes, sir। 200 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस, या जब तक उसका कलर क्या हो जाए? ब्लू ना हो जाए।
वेल्डिंग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे? अप टू 3.5 mm लेफ्ट वार्ड एंड ग्रेटर देन 4.0 राइट वार्ड टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट नंबर 7। After treatment, आफ्टर ट्रीटमेंट मतलब जैसे हमने देखा वेल्डिंग करने से पहले क्या करते हैं? प्री हीट करते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट मतलब वेल्डिंग करने के बाद क्या किसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है कॉपर को, ठीक है। सो आफ्टर ट्रीटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पीनिंग प्रोसेस। सुना नाम? सुना या नहीं सुना? पीनिंग, ये पीनिंग का मतलब क्या है? टाइप ऑफ हैमर पढ़े ड्राइंग में? बॉल पिन हैमर पढ़ा ना? पिन का मतलब क्या है? चोंच होती है, चोंच की तरह होती है मतलब हैमर के दो एज है ना, किस किस तरह के दिखते हैं उसको हम पिन ही बोलते हैं, ठीक है। तो पिनिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? हैमर की सहायता से कॉपर की शीट के ऊपर हम धीरे धीरे क्या करेंगे? चोट मारते हैं वेल्डिंग करने के बाद, ताकि उसके अंदर अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस क्या हो जाए? एक तरीके से रिमूव हो जाए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि कॉपर के अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या आ जाए? बदलाव आ जाए, ग्रेन रिफाइन हो जाए, कहने का मतलब है, ठीक है। पीलिंग प्रोसेस इज डन आफ्टर वेल्डिंग टू रिफाइन। रिफाइन का मतलब क्या है? दोबारा से बदलाव लेके आना, किसके अंदर? ग्रेन, या फिर टू रिमूव स्ट्रेस। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन। टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन मतलब हम ये देखते हैं कि जिन मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, जिन मेटल्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उनमें हीट का ट्रांसफर क्या हो जाता है? बहुत जल्दी हो जाता है। जल्दी होगा तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब अगर मेटल का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होता है, जल्दी ड्रॉप होता है, तो उसमें डिस्टॉर्शन के चांस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर डिस्टॉर्शन के चांस ज्यादा होंगे तो उसको कॉपर की वेल्डिंग के लिए उसको कंट्रोल कैसे करें? तो कॉपर की वेल्डिंग के लिए डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए इसमें यूज किए जाते हैं वेज पीस। अब ये वेज क्या है? वेज एक लकड़ी का एक तरह का मतलब लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा है। सांचा नहीं है, एक तरह का जैसे गुटका होता है। एक साइड से क्या होगा? वो पतला होगा, दूसरी साइड से क्या होता है? उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हमने कॉपर की लंबी शीट को वेल्ड करना है तो दो शीटों को हम पैरेलल रख के क्या करते हैं? बीच के अंदर
200-300 mm की दूरी के बीच में क्या रख देते हैं, उन लकड़ी के टुकड़ों को रख के फिर हम वेल्ड करते हैं। ठीक है, कॉपर की वेल्डिंग के लिए, ठीक है, वेल्डिंग करने से पहले इसमें टेकिंग नहीं की जाती। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, वेज पीस का यूज किया जाता है। तो वेज पीस क्या है, वुडन पीस है, वुडन पीस having one end thin and other end other end क्या होगा, थिक होगा। तो दो शीटों के बीच में 200 mm के बाद 300 mm के बाद बीच में क्या रखते हैं, वेज पीस रख के फिर लंबी शीट को वेल्ड किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप एक चीज और याद रखिए इसके अंदर। ठीक है, टू वेल्ड कॉपर शीट, कॉपर की शीट की वेल्डिंग के लिए जो वेल्डिंग है, सपोज हमारे पास मेटल है जिसकी थिकनेस है कितनी, 3.0। ठीक है, 3.0 या कितनी हो सकती है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 3.0। तो उसको वेल्ड करने के लिए हम वेल्ड कौन से सिरे से शुरू करते हैं, लेफ्ट वार्ड टेक्निक में, राइट हैंड से शुरू करते हैं ना। हमारे पास कॉपर की शीट है, ये होता है उसका राइट हैंड और ये होता है उसका लेफ्ट हैंड। इसका मतलब हम वेल्डिंग कहां से शुरुआत करते हैं, राइट हैंड से। कौन सी टेक्निक में, थिकनेस है इसकी कितनी, 3.05 mm तक। तो कॉपर की वेल्डिंग के लिए, कॉपर की शीट की वेल्डिंग के लिए बिल्कुल एंड सिरे से नाम वेल्डिंग शुरू करके इसका 30-40 mm भाग छोड़ दिया जाता है। यहाँ से 30 से लेके 40 mm भाग इसका छोड़ के यहां से वेल्डिंग करना शुरुआत करते हैं और पहुंचते हैं लास्ट सिरे तक, यहां तक वेल्ड करके। ठीक है, फिर ये जो भाग बचा है, ठीक है, फिर जॉब को क्या कर लेते हैं, रोटेट कर देते हैं। ठीक है, जॉब को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। जैसे हमने दो शीट को जोड़ना इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से शुरुआत करके और इस वेल्डिंग की तरफ करेंगे। ठीक है, लास्ट पे पहुंचने के बाद इसी जॉब को क्या कर दिया जाता है, 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। अगर ये इस तरह से है तो 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब वो जो अनवेल्डेड भाग है वो कहां रहेगा, यहाँ। फिर यहां से शुरुआत करके फिर लास्ट सिरे की ओर वेल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब मेथड है अकॉर्डिंग टू द लिमी। ठीक है, इनके हिसाब से कि कॉपर की वेल्डिंग है तो ऐसे करते हैं। सो टू वेल्ड कॉपर शीट, स्टार्ट वेल्ड फ्रॉम कहां से, 30 to 40 mm अवे, 30 से 40 mm दूरी से, कहां से, फ्रॉम अवे फ्रॉम राइट हैंड। अगर हम यूज कर रहे हैं कौन सी टेक्निक, लेफ्ट वार्ड टेक्निक, एंड वेल्ड कहां पे, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नाउ रोटेट जॉब को क्या करेंगे, घुमा देंगे। कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। तो यहां जो पोर्शन बचेगा वो कहां पहुंच जाएगा, दूसरे सिरे पे। नाउ रोटेट द जॉब बाय 180 डिग्री एंड वेल्ड द रिमेनिंग पोर्शन या पार्ट।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने कॉपर की वेल्डिंग के दौरान आपने याद रखने हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, अदर वेल्डिंग मेथड्स ऑफ कॉपर या अदर वेल्डिंग प्रोसेस फॉर कॉपर वेल्डिंग, अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस फॉर कॉपर वेल्डिंग, कॉपर की वेल्डिंग के लिए और कौन से वेल्डिंग प्रोसेस है जिससे कॉपर को वेल्ड कर सकते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस के अलावा, ऑक्सी एसिटिलीन गैस के अलावा और कौन कौन से वेल्डिंग प्रोसेस है जिससे कॉपर की वेल्डिंग की जा सकती है? मिग है, मिग और टिग, मिग और टिग और तो आप लिख लीजिए लास्ट में। अदर वेल्डिंग प्रोसेस फॉर कॉपर वेल्डिंग, अदर वेल्डिंग प्रोसेस फॉर कॉपर वेल्डिंग, तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? टिग वेल्डिंग हो सकता है, ठीक है, टिग वेल्डिंग हो सकता है, मिग वेल्डिंग हो सकता है, लिखिए टिग, मिग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, टिग, मिग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और या कॉपर को जोड़ सकते हैं बाय द ब्रेजिंग प्रोसेस, लास्ट में लिख लीजिए ब्रेजिंग। हाँ जी, आठवां पॉइंट ये है सपोज हमारे पास दो कॉपर की शीट है, ठीक है, इनकी हम टैगिंग नहीं करते हैं तो रूट गैप मेंटेन करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होगी, तो इसके बीच में ये जो गैप होगा इसके बीच में हम रखते हैं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, 200 mm दूरी, 300 mm दूरी, सपोज एक यहाँ रखा, फिर नेक्स्ट होगा 300 mm छोड़ के या 200 mm छोड़ के, ठीक है, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, इससे क्या होगा? रूट गैप मेंटेन हो जाएगा। जैसे वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं वो क्या करते रहते हैं, रिमूव कर देते हैं साथ में, ठीक है। तो बेसिकली वेज क्या है? वेज लकड़ी के छोटे टुकड़े होते हैं जो एक एंड से होते हैं थिन, एक एंड से होते हैं थिक। तो बेसिकली इनको रूट गैप मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है, और उस कंडीशन में किया जाता है जब आप कॉपर की शीट की वेल्डिंग कर रहे हैं एंड ज्यादा लंबाई की कॉपर की शीट की वेल्डिंग